नमस्कार। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथ ही आज हमारे मध्य इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पाटलिपुत्र की पावन धरती पर आगमन हुआ है इनका। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करता हूं। आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की प्रवक्ता, वरिष्ठ नेत्री, पूर्व में विधायक श्रीमती उषा विद्यार्थी जी उपस्थित हैं। साथ ही मीडिया के हमारे सह प्रभारी अमित प्रकाश जी, सुनील सेवक जी उपस्थित हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय रामदास अठावले जी से कि आज के इस प्रेस को संबोधित करें। तो सभी पत्रकारों का बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से स्वागत किया है। मेरा नाम रामदास अठावले, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का राज्य अध्यक्ष भी हूं और 8 साल से नरेंद्र मोदी जी के सरकार में सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री हूं और बिहार से मेरा गहरा संबंध है, क्योंकि बिहार के लाखों की संख्या में लोग मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं और उनकी रक्षा करने का काम, उनको पूरा सपोर्ट करने का काम मेरी पार्टी हमेशा करती रही है, क्योंकि मुंबई अपने देश की आर्थिक राजधानी है और मुंबई में सभी राज्यों के लोगों को आकर अपना बिजनेस, अपनी नौकरी करने का पूरा अधिकार है। तो मेरी पार्टी बिहार के, यूपी के, उत्तर भारतीयों को हमेशा सपोर्ट करती रही है। ये जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, हो रहा है, ये चुनाव में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 400 पार का नारा इसलिए दिया है कि 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी और एनडीए को कम से कम 329-30 तक सीटें मिली थी। तो 10 सालों में तो हमारा बहुत सारा डेवलपमेंट का काम हुआ ही है, लेकिन 2019 से लेकर 24 तक महिला आरक्षण बिल को पास करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय मोदी सरकार ने लिया है। उसके साथ साथ 370 आर्टिकल हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत से पूरा जोड़ दिया है। वहाँ तिरंगा झंडा लहर रहा है, वहाँ का आतंकवाद 99% खत्म हो चुका है। वहाँ दुनिया भर के टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, भारत के कोने कोने से टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं और वहाँ मतलब संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, उस संविधान को लागू करने का काम मोदी सरकार ने किया है। कांग्रेस के कार्यकाल में काम नहीं हुआ था। वहाँ के शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन देने का बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय हो चुका है और बहुत सारी बातें हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो मेमोरियल्स है, ये 26 अलीपुर रोड का मेमोरियल हो, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर हो, मुंबई में हिंदू मिल की जगह 3,600 करोड़ की थी दादर में, चैत्यभूमि के पास, उस जमीन को बाबा साहब अम्बेडकर जी के मेमोरियल के लिए मोदी जी ने दे दिया, जो एनटीसी की मिल थी और वहाँ कम से कम 1100-1200 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मेमोरियल बन रहा है। ऐसे बहुत सारे काम, महू में जहाँ बाबा साहब का
जन्मस्थली है, वहाँ भी बहुत ही सुंदर मेमोरियल बना है। ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं और इसीलिए मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये पार्टी एनडीए का पूरा सपोर्ट करती है, नरेंद्र मोदी जी का पूरा सपोर्ट करती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग, बिहार में मेरी पार्टी बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कई जिलों में मेरे पार्टी के कार्यकर्ता है। तो आज मैं मेरे पार्टी के तरफ से जो बिहार की 40 सीटें हैं, वो 40 सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी का पूरा सपोर्ट अनाउंस करने के लिए आज मैं ये आया हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह 2019 में एनडीए में बीजेपी के साथ सम्माननीय नीतीश कुमार भी हमारे साथ थे और 40 सीटों में से 39 सीटें हमको मिली थी। अभी हमको पूरा विश्वास है कि पूरी 40 की 40 सीट जो है, ये 40 सीट हमको मिलेगी। इसीलिए मतलब आरजेडी के नेता लालू प्रसाद जी, उनके बारे में हमको आदर है, वो हमारे सीनियर नेता है। लेकिन जो हमारे चिराग पासवान जी हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ जगह पर मतलब चिराग के माताजी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करने का काम इन लोगों ने किया है। अपने माँ बहन को गाली देने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जब तेजस्वी यादव मंच पर थे तो वहां से नीचे से चिराग पासवान के माताजी को गाली दी गई, ऊपर जो उनका स्पीकर बोल रहा था उन्होंने भी गाली गलौज किया है और तेजस्वी यादव खाली देखते रहे। उन्होंने इसका विरोध करना चाहिए था कि इसी तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो खाली देखते रहे। इसीलिए रामविलास पासवान जी लालू जी के अच्छे दोस्त थे, दोनों ने एक साथ चुनाव लड़ा भी था। तो मैं बताना चाहता हूं कि पिता के दोस्त के परिवार को गाली सुनाते हैं सत्ता शहर के लिए। सत्ता मिला तो जंगल राज का नज़ारा दिखेगा जिंदगी भर के लिए। तो मतलब मुझे लगता है कि इसी तरह का गाली गलौज करना ठीक नहीं है। जिनके साथ बचपन बीते आज उनकी गाली सुनवा रहे हैं, क्या ये इनका चरित्र है? जिनके साथ यह बचपन में खेले, खुद से इनको गठबंधन में शामिल होने समय भाई भाई बुला रहे थे, आज विपक्ष के होने पर गाली दिलवा दे रहे हैं। ये इनकी राजनीति रही है क्या? गाली, डर, भय का माहौल ही बना रहे हैं। लालू यादव के पुत्र और राजद की महिला प्रत्याशी के सामने स्वर्गीय रामविलास पासवान के घर की महिलाओं को गाली दिया गया। वो अपने क्षेत्र की महिलाओं की क्या रक्षा कर पाएंगे? बिहार में एनडीए सरकार आने के बाद दलितों की स्थिति में हुए परिवर्तन को मैं आपको बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से पहले अपनी राजनीति की रोटी को सेकने के लिए राजद पार्टी ने खामोश रहकर दलितों और सवर्णों के बस्ती में लाश का ढेर खड़ा कर दिया था। गांव को अपने अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए जाति हिंसा में जलाकर राख कर दिया था। एनडीए सरकार आने के बाद जाति हिंसा शब्द बिहार से विलुप्त हो चुका है। पूरे बिहार में 90 के दशक में जाति हिंसा में बिहार जल रहा था। दलित जातियों के लिए बेहतर करने के नाम पर उन्हें जबरदस्ती लाल झंडा देकर हिंसा के दौर में पहुंचा दिया था। एनडीए सरकार आने के बाद बिहार में कभी मियाँपुर, सेनारी, बधानी और लक्ष्मीपुर नरसंहार नहीं हुआ। इसके नेता लालू यादव जी खुद दलित नेताओं को जब अपमानित करते हैं तो उनके बेटे और कार्यकर्ता क्यों पीछे रह गए? लालू यादव जी ने कांग्रेस के दलित नेता
भक्त चरण दास की को भक्त चोनर बताया और अपमानित किया था। बीबी विश्वास को कोई भूला है क्या? चंपा विश्वास को कोई भूला है क्या? बिहार में हुए नर संहार को कोई भूला है क्या? अरवल और जहानाबाद नर संहार को कोई भूला है क्या? अब जो पिता ने किया वही तेजस्वी यादव जी अपने कार्यकर्ताओं को इशारा करके बिहार में ये गलत काम कर रहे हैं। 90 के शासनकाल में दलितों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और धार्मिक रूप से बहिष्कृत रखा गया था। एनडीए सरकार आने के बाद आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक रूप से उनको आगे रखा गया। जातिगत जनगणना कराई गई। प्रत्येक जिले में दलित छात्रावास की व्यवस्था की गई है। दलितों के लिए स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या में भी दलितों को भागीदारी परस्पर बढ़ रही है। एनडीए सरकार के आने के बाद दलितों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है। राजद ने दलितों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया है। राजद बताए कि दलितों के उत्थान के लिए उनकी सरकार में क्या क्या कार्य योजना, परियोजना, नीति कार्यक्रम बनाए गए थे। कितने भूमि दलितों को जमीन, पक्का मकान, रोजी रोटी मुहैया कराया था। राजद शासनकाल में कितने नरसंहार हुए। सर्वाधिक नरसंहार दलितों का राजद के लालटेन युग में ही क्यों हुआ? उन्हें न्याय क्यों नहीं मिला? उनका पुनर्वास क्यों नहीं हुआ? जमुई में मतदान के दौरान पासवान जाति के वोटरों को राजद के समर्थकों ने उनकी पिटाई की गई है। पटना के दानापुर में यादव जाति के लोगों के द्वारा दलितों की पिटाई की गई और एक युवक की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई है। राजा नहीं राजद है आज के सामंत। राजा नहीं राजद है आज के सामंत। राजशाही की बात पुरानी है, राजद वाले असली सामंतवादी है। राजद ने राजनीति के चक्कर में एक नया सामंती वर्ग बना दिया है। सवर्णों को बदनाम किया जा रहा है और वह दलित और गरीबों का शोषण करते रहे हैं, लेकिन वह पुरानी बात हो गई है। लेकिन राजद समर्पित जो गुंडे हैं वो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं और दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन संविधान बचाने की झूठी प्रपंच रचने वाले लालू यादव जी और राजद चुप है, क्योंकि उनका गुंडों का सीधा समर्थन है। ये राजद की असली सच्चाई है। जिस तरह से इशारा करके श्री चिराग पासवान को अपमानित किया गया और उनकी मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई, लालू यादव जी ने राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। चुनाव में मतलब एनडीए को जो सपोर्ट मिल रहा है उससे राजद वाले बौखला गए हैं। इसलिए डरा धमका कर दलितों से वोट लेना चाहते हैं। लेकिन यह भूल गए हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार है और सुशासन बाबू मुख्यमंत्री है। राजद जो खुद को दलितों, पिछड़ों का बड़ा हितैषी कहता है, दरअसल राजद इनका बस अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करती है। विकास के नाम पर राजद दलितों, पिछड़ों को जातिवाद का झुंझुना पकड़ देता है। और नौकरी बेचकर अपने घर को मालामाल कर दिया। नौकरी बेचकर अपने घर को मालामाल कर दिया। लालू के लाल ने कमाल कर दिया। लालू के लाल ने कमाल कर दिया, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने धमाल कर दिया।
घोटाले पर घोटाले करके जनता को कंगाल कर दिया। घोटाले पर घोटाले करके जनता को कंगाल कर दिया। लालू के लाल ने कमाल कर दिया। अपने सहयोगी पप्पू और शाहउद्दीन को हलाल कर दिया। अपने सहयोगी पप्पू और शाहउद्दीन को हलाल कर दिया। लालू के लाल ने कमाल कर दिया। पूरे खानदान को राजनीति में उतार कर भाजपा से ही सवाल कर दिया। लालू ने ये भी बहुत बड़ा कमाल कर दिया। दृष्टिकरण नीति के बेटे ने त्योहार के दिन मौज खा बवाल कर दिया। लालू के लाल ने और भी ज्यादा कमाल कर दिया। फिर हल्ला कर रहा है वंशवाद का युवराज। फिर हल्ला कर रहा है वंशवाद का युवराज। जनता वोट को ढेर से गिराएगी उस पर गाज। जंगल राज्य के बाद जो आया है सुशासन का राज, इसलिए बिहार मोदी के सिर पहनाएगा फिर से ताज। भारत में मोदी जी को लाना है, भारत में मोदी जी को लाना है, बिहार से लालू को भगाना है। कांग्रेस की तो ये गई खटिया खड़ी, कांग्रेस की तो हो गई खटिया खड़ी। पता नहीं इस लोकसभा चुनाव वो क्यों लड़ी। बिहार को 40 सीट एनडीए को आएंगे, बिहार में 40 सीट एनडीए को आएंगे और राम राज्य और अंबेडकर जी का भारत हम बनाएंगे। तो इसी तरह मतलब हम लोग चाहते हैं कि जो हमने काम किया है और यहाँ बीजेपी और जेडीयू नीतीश कुमार जी की पार्टी, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी है, उसके साथ साथ मांझी जी की पार्टी है, उसके साथ साथ अपने कुशवाहा जी की पार्टी है। हम एनडीए के सभी दल यहाँ मतलब हमारे साथ है और हम यहाँ तो 40 सीट जीतेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी 400 पार का है नरेंद्र मोदी जी का नारा, 400 पार यह है नरेंद्र मोदी जी का नारा, इसलिए हम जगा रहे भारत सारा। आज नरेंद्र मोदी जी है देश में चमकने वाला तारा, आज नरेंद्र मोदी जी है देश में चमकने वाला तारा। 2000 चुनाव में हम इंडिया आघाड़ी के बजा देंगे 12। तो ये काम भी हम सब लोगों को करना है और हमारी सरकार संविधान विरोधी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी संविधान बचाने वाले बड़े नेता हैं। उन्होंने 26 नवंबर का दिन संविधान दिन पूरे देश भर में मनाया है। नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को माथा टेककर उन्होंने 2019 में सेंट्रल हॉल में शपथ ली है। वो नरेंद्र मोदी जी संविधान कैसा बदल सकते हैं, लोकतंत्र कैसा धोखे में आ गए बोलते हैं। लोकतंत्र धोखे में आता था तो नरेंद्र मोदी जी वोट मांगने के लिए क्यों आपके पास आते थे। आज देश में लोकतंत्र है, 5 साल के बाद चुनाव आता है और इसीलिए लोकतंत्र मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए काम कर रही है। और उस पर हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई लोकतंत्र धोखे में है। एनडीए पर आरोप करते हैं कि भाई ये संविधान बदलेंगे, लेकिन संविधान कोई भी बदल नहीं सकते हैं। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी है और ये संविधान बदलने का बिल्कुल मतलब कोई हमारी तरफ से बिल्कुल प्रयत्न नहीं हो सकता है। संविधान को मजबूत करने के लिए मोदी साहब काम कर रहे हैं और इसीलिए मैं आज बिहार की जनता को अपील करने के लिए आया हूँ। ये धरती सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी की धरती है। या बोध गया में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और पूरी दुनिया भर में समानता का विचार चला गया है। उसमें बिहार का बहुत ही बड़ा हिस्सा है और इसीलिए मैं आया हूँ बिहार, मैं आज आया हूँ बिहार करने इंडिया आघाड़ी पर प्रहार। तो ये प्रहार करने के लिए मैं इधर आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है बिहार की जनता पर कि बिहार की जनता हमारे साथ है, मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है और हमारी 40 की 40 सीटें चुनकर आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। आपके प्रश्न है तो एक एक करके ले सकते हैं। जी प्लीज बताएं, आप बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर है और रात्रि विश्राम को राजभवन में करने वाले हैं। इसको लेकर
कौन छत्तीसगढ़ में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और रात्रि विश्राम जो है राजभवन में करेंगे। इसको लेकर कांग्रेस ने कहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन है। मुझे लगता है कि जिस तरह सरकारी जो गेस्ट हाउस होते हैं वहाँ मतलब आचार संहिता में फ्री में रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन वहाँ पैसे भरकर रहने का अधिकार है। अगर कोई होटल नहीं है तो कोई भी पार्टी का आदमी हो, चाहे वो आरजेडी का हो, चाहे वो जेडीयू का हो या बीजेपी का हो, मतलब कोई भी पार्टी के नेताओं को अगर वहाँ जाना है तो वहाँ प्रेस लेने के लिए मना है, वहाँ पार्टी मीटिंग करने के लिए मना होता है, लेकिन वहाँ पैसे भर के वहाँ रहने का अधिकार है। तो कांग्रेस पार्टी के कंप्लेंट में कोई तथ्य नहीं है। प्रधानमंत्री जी हमारे महाराष्ट्र में भी आए थे और अमरावती की सभा होने के बाद वो नागपुर में उन्होंने गवर्नर हाउस में मतलब विश्राम किया था और वहाँ उन्होंने पैसे भर दिए थे और अभी छत्तीसगढ़ में भी वो पैसे भर के वहाँ वो रहने वाले हैं। तो इसीलिए कांग्रेस के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। क्या बोले? देश के संसाधन पर मनमोहन सिंह जी ने का जो कहा था कि देश के संसाधन पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है, 2006 में मनमोहन सिंह जी ने उस पर सवाल पूछा ना। मुझे लगता है कि नहीं, मनमोहन सिंह जी ने बोला होगा, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी के लोग हो, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। उसमें जो भी योजनाएं हमने लागू की है, जनधन योजना के अकाउंट 51 करोड़ भारत में खुले हैं, कम से कम 46 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। वो 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन था, अभी 50,000 से 20 लाख तक का लोन का दायरा बढ़ाया है और उसके लिए बिना तारण लोन मिलता है। 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आवास मिला है, प्रधानमंत्री आवास। 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना का मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिला है। 10 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर का उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। तो इसी तरह और वो लाभ देते वक्त हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसमें कोई ऐसी आट नहीं है कि भाई वो मुसलमान है तो उनको नहीं दे देना चाहिए। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का विरोध नहीं करती है। जो मुसलमान आतंकवादी है, जो लोग देश के खिलाफ काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी एनडीए है, बीजेपी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह जी ने जो कुछ बोला होगा, लेकिन हमारी एनडीए कोई मुसलमानों का विरोध नहीं करती है। मुसलमान भी हमारे साथ है और 2019 का रिपोर्ट है कि 8% मुसलमानों के वोट हमारी एनडीए को मिले हैं। सूरत में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, सूरत में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो वहाँ प्रत्याशी खड़े थे वो गलत तरीके से नामांकन रद्द किया गया। क्या करेंगे? नहीं किया है। आइए चलो सभा करके आए ना। हाँ नहीं ठीक है। क्या बोले? एनडीए से ज्यादा मतलब कि वो नौकरी का लेकर बोले कि करोड़ों नौकरी हम देंगे और पेंशन भी देंगे, अगर मोदी सरकार नौकरी नहीं देती है, केवल बातें बनाती है। नहीं, मुझे लगता है कि नौकरी जिस तरह मोदी जी ने अनाउंस किया था कि 1 साल में 10 लाख नौकरियां देने का अनाउंसमेंट किया था, भारत सरकार की नौकरियां, और 1 साल में रोजगार मेला लेकर हर महीने में अभी तक 1 साल में भारत सरकार की 10 लाख नौकरियां दी है। दूसरा, जहाँ जहाँ प्राइवेट फैक्ट्रीज खुली है वहाँ भी नौकरी मिली है। जहाँ मुद्रा योजना का लोन मिला है 46 करोड़ लोगों को, वहाँ भी उनको रोजगार मिला है, स्वयं रोजगार मिला है। तो राहुल गांधी जी अपने मैनिफेस्टो में बोलते हैं कि हम 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो आपकी सरकार जब थी तब आपने नहीं किया, अभी क्या करेंगे आप? अभी आपकी सरकार आने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अनाउंसमेंट में कोई दम नहीं है और नौकरी देने के लिए मोदी सरकार सक्षम है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी दे रहे हैं। सूरत में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, सूरत में जो भारतीय जनता पार्टी की पहली जीत हुई है, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनका जो नामांकन रद्द किया गया है, क्या करेंगे? मुझे लगता है कि आरोप तो चलते रहते हैं। जहाँ